हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ए खान अकेडमी में। और मैं आपका अब्दुल खान पहले बिंदुसार को डिस्कस कर चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं आज अशोक द ग्रेट को डिस्कस करने वाला हूं। तो अशोक, पहले हेडिंग डाल लेंगे हम अशोक। ठीक है। अशोक का जो शासनकाल रहा वो रहा 273 बीसी से 232 बीसी या फिर ईसा पूर्व तक। आप सभी जानते हैं ये जो बिंदुसार की पत्नियां थी उनमें से सुबुद्रागी जो थी, उनकी उन्हीं का जो शिष्य सॉरी पुत्र था वो अशोक था। ठीक है। तो इनके पिता कौन थे? बिंदुसार। और माता कौन थी? तो पिता थे बिंदुसार और माता सुबद्रागी सुबद्रांगी। ठीक है। ये पहले अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। तो पहले क्या हुआ करते थे? ये अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है। और इनका जो वास्तविक अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 269 बीसी में। और इसी के जो 8 साल बाद यानी 261 ईस्वी में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। वो वही हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अशोक नाम है जो अशोक नाम है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है? तो वो हमें मिलता है, एक तो माही में मिलता है। ठीक है। दूसरा गुर्जरा में मिलता है। तीसरा नेत्तूर में मिलता है। और उड़े गोलम में उदय गोलम कहते हैं उसे, उदय गोलम में मिलता है। ठीक है। ये क्या है? ये पहले लेख हैं, उनमें ये लेखों में अशोक नाम की चर्चा हुई है। ठीक है। तो अशोक के ही अभिलेखों में इसे देवानाम देवानंपिय पियादसी कहा गया है, यानी कि देवों का प्यारा। तो क्या कहा गया है इनके अभिलेखों में ने? देवानाम पिय पियादासी पियादसी। ठीक है। देवों का प्यारा। और प्राणों में इनको क्या कहा गया है? प्राणों में इन्हें अशोक वर्धन के नाम से बुलाया गया है। अशोक वर्धन। और अगर दीप वंश की बात करें तो दीप वंश में इन्हें करमोली नाम करके बुलाया गया है। क्या क्या नाम है इनका? करमोली। करमोली। ठीक है। और मास्की के लघु शिलालेख में जो इन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। तो मास्की के लघु शिलालेख में इन्होंने अपने आप को क्या कहा है? मास्की के लघु शिलालेख में इन्हें बुद्ध शाक्य यानी स्वयं को ही इन्होंने बुद्ध शाक्य शाक्य बुलाया है। ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जा रहा हूं तो उन्हें आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। इनका जो कलिंग युद्ध की मैं बात कर रहा था वो 13वें शिलालेख से में बात करते हैं वो, यानी 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध और उसके हृदय जो परिवर्तन की बात कही गई है उसके बारे में चर्चा है। तो कलिंग युद्ध इन्होंने 261 ईस्वी में लड़ा था। उसकी राजधानी तोसली पे इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो राजधानी क्या थी कलिंग की? कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है। और इस जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। तो उसमें 1 लाख जो लोग हैं वो मारे गए थे। और लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं वो बंदी बना लिए गए थे। ठीक है। तभी इनको जो है इनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इन्होंने सोचा कितना नरसंहार होता है युद्ध में। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये बौद्ध धर्म में रुचि दिखाने लगे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी थी इनको वो एक उपगुप्त नाम करके
बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, उपवत नाम करके एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और जो सिंहली अनुश्रुति है, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार माना जाता है कि इसने सत्ता के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो 99 जो भाइयों की हत्या की थी उसका जिक्र जो किया गया है वो सिंहली अनुश्रुति में किया गया है। और महाबोधि वंश करके भी एक वो अभिलेख है, महाबोधि वंश, तो उसमें क्या कहा गया है, और तारानाथ भी एक अभिलेख है, उसमें भी कहा गया है कि गृह युद्ध में इन्होंने अपने भाइयों की हत्या की थी। तो कहाँ किसमें की थी? गृह युद्ध में, गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की थी। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं है, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। और बात करते हैं हम कि इनकी जो विस्तार था, कि इनका जो विस्तार था वो कहां से कहां तक का था, उससे पहले हम बताने वाले हैं। एक नोट लिख लीजिए, एक नोट डाल करके लिखिए कि तो 1750 में टी फेलर नाम करके एक व्यक्ति था जिसने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो 1750 में एक टी फेलर ने सर्वप्रथम जो दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, लेकिन अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो पढ़ा था वो 1837 ईसा पूर्व में, सॉरी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा। अब बात करते हैं विस्तार की। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, विस्तार कहां से कहां तक था। तो इनका जो विस्तार था वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, लिखते जाइए, सीमा प्रांत, जो कि अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान जहां पर है, से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, ठीक है, और जो पश्चिम से गुजरात, काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था, ठीक है। अब राय रतंगिनी जो कल्लर ने लिखी थी, तो पहले राज रतंगिनी की हेडिंग डाली है, राज तरंगिनी, जो कि कलहट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कलहट ने लिखी थी। उसके अनुसार जो इसका विस्तार था वो कश्मीर पर भी था, ठीक है। तो इनका जो विस्तार था वो कश्मीर तक भी था, और वहां धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक एक मंदिर का निर्माण कराया। तो वहां धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो अशोक के अभिलेख, जैसे कि अशोक के अभिलेख को भारत में सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने ही करवाया था। मतलब जो शिलालेखों का जो प्रचलन था भारत में, वो अशोक ने ही सबसे पहले चलाया था, ठीक है। और इसे लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है। और सर्वप्रथम शिलालेखों का जो प्रचलन था, शिलालेखों का
सर्वप्रथम प्रचलन भारत में, ठीक है। अशोक के अभिलेखों का इसका हम विभाजन करें तो पहला होता है स्तंभ लेख। ये दो भागों में डिवाइड है। पहला है लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, और दूसरा है दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। आगे बात करें हम कि और कौन से लेखों में अभिलेखों में विभाजन है, तो शिलालेख में। शिलालेख इसमें क्या क्या है, इसमें भी दो तरीके से विभाजन है। पहला होता है बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख, और दूसरा है लघु शिलालेख, ठीक है। तो जो बृहत शिलालेख है ना, उसकी संख्या 14 बताई जाती है। तो बृहत शिलालेख की संख्या जो है 14 बताई गई है, और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो कुछ कुछ स्रोत इन्होंने 7 स्थानों से मानते हैं। तो अगला क्या है, अगला है अभिलेख गुहा लेख, गुहा लेख, सॉरी हाँ है गुहा लेख, ठीक है। गुहा लेखों में गुफाओं में जो उत्कीर्ण लेख होते हैं उनको ही गुहा लेख कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ और लघु एवं गुहा लेख की लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। तो ब्राह्मी लिपि किस किस की थी, ब्राह्मी लिपि वो थी जिसके लघु शिलालेख थे। स्तंभ स्तंभ लेख यानी कि जो दोनों दीर्घ एवं लघु, दीर्घ एवं लघु, और गुहा लेख, इनकी जो भाषा थी वो सॉरी इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। केवल ऐसे दो अभिलेख थे जिनकी लिपि खरोष्टी थी, वो थे तो खरोष्टी लिपि, जो खरोष्टी लिपि में कौन सी लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे, एक तो था सावाज गढ़ी और मानसेरा, इनकी जो लिपि थी वो खरोष्टी थी। कौन सी थी, शाहबाज गढ़ी तथा मानसेरा, ठीक है। और अब बात करें कि इनके अभिलेखों की, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, ठीक है, और अकबर के शासन काल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। तो जो कौशाम्बी अभिलेख सॉरी स्तंभ था, जो कौशाम्बी स्तंभ था जिसे हम रानी का अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं इसको, इससे जो इलाहाबाद के किले में रखा गया था वो जहांगीर द्वारा रखा गया था, ठीक है। और अगला बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। तो तीसरे अभिलेख की दिल्ली मेरठ है, चौथा रामपुरवा है, पांचवा लोरिया आर्यराज है, और जो छठा है वो लोरिया नंदगढ़ का है, ठीक है। ये ज्यादा डीप हो जाते हैं, इन्हें पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे तो। अब इनके धार्मिक जीवन की बात करते हैं, तो अशोक का धार्मिक जीवन कैसा रहा, हेडिंग होगी धार्मिक जीवन। आप सभी जानते हैं कि जो कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम ये कौन थे, प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किसी थे,
ब्राह्मण धर्म के अनुयायी। ठीक है, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और सिंगली अनुश्रुति है, इसमें दीपवंश एवं महावंश है, तो उसके अनुसार क्या है, सिंहली अनुश्रुति यानी कि दीपवंश एवं महावंश में जो कहा गया है कि जो बड़े भाई थे इनके सुमंत, इनकी माता थी निर्गोद। तुम्हें पता ही है कि बिंदुसार की जो पत्नियां थी और कई पत्नियां थी, तो उनमें से निर्गोद के जो पुत्र थे सुमन यानी अशोक के बड़े भाई, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो क्या कहा गया कि बड़े भाई सुमन और निर्गोद के जो पुत्र थे, ये व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, और राय रतंगिनी में कहा गया है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। राज रंगिनी में कहा गया है कि अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? शैव धर्म के अनुयायी। अब बात करें कि अशोक कालीन के जो प्रांत थे, यानी अशोक के समय के प्रांत थे, कौन से थे? अशोक कालीन प्रांतों की बात करें तो उत्तरापथ था एक, तो जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। अगला है अवंती राष्ट्र। इसकी राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, एक था कलिंग की क्या थी? तोशली। ठीक है, तोशली। एक था दक्षिणापथ की राजधानी थी सोनागिरी। ठीक है, और आखिरी है प्राची, जिसे पूर्वी प्रांत कहते हैं। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब एक नोट डाल लीजिएगा। तो नोट में क्या लिखेंगे? ये आजीवक थे, उनके लिए इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण किया था पहाड़ियों में। तो कौन सी थी? पहली थी लोमस ऋषि गुफा। दूसरी थी कर्णचोपार गुफा। तीसरी थी सुदामा गुफा। और चौथी एवं आखिरी थी विश्व झोपड़ी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। तो अगली लाइन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा श्रीलंका भेजा। कहां भेजा? श्रीलंका। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने कुछ यात्राएं भी की थी, जहां जहां बौद्ध के चरण पड़े थे उन पवित्र जगहों पर, जैसे कि बौद्ध गया। ठीक है, कहां पे? बौद्ध गया।
लुम्बिनी, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। इन्होंने इन जगहों की यात्रा की थी क्योंकि बौद्ध धर्म के यहाँ पे पवित्र चरण पड़े थे। और लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में इन्होंने क्या किया था कि लुम्बिनी में कर मुक्त कर दिया था। लुम्बिनी को क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था। केवल जो 1/8 भाग था वही कर के रूप में इन्होंने वसूलने की घोषणा की थी। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने आखेट एवं विहार यात्राएं रोक दी, उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आखेट एवं विहार यात्राएं रोकी, इनके स्थान पर क्या चलाया? धर्म यात्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि धम्म क्या है। एक शब्द आता है धम्म। तो धम्म प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की संहिता थी। तो क्या थी? ये नियमों की एक संहिता थी। और जो परिभाषा है इसकी वो कहां से ली गई थी? राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है, और जो इसका मूल सिद्धांत था वो क्या था? अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत जो था वो था स्वयं नियंत्रण। ठीक है, और इन्होंने कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में देवपत्तन नामक 2 नगरों की भी स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया था? कश्मीर में जो श्रीनगर है उसकी, और नेपाल में जो देवपत्तन जो नगर है उनकी इन्होंने स्थापना की। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है, और आगे हम कुछ और मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था वगैरह की जो टॉपिक है वो क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।